हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा आती है, उसमें एक विधानसभा है डूंगरपुर। डूंगरपुर से हमारे बीच समाज सेवी, धर्म प्रेमी, 36 कौमों को साथ में लेके चलने वाले ऐसे परेश जी कुमार जी हमारे बीच है, गमेती के नाम से जाने जाते हैं। इनसे हम आपको रूबरू करवाए गए एकता समाचार के माध्यम से इनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे। राजनीति में ये कब से है और कौन सी विधानसभा से ये टिकट मांग रहे हैं, टिकट की दावेदारी करी है, उम्मीदवारी जताई है इन्होंने। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर। भाई साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि आप डूंगरपुर से इतने दूर गांव सरम में पधारे, इसलिए मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एकता समाचार की पूरी टीम को। सर बताइए, आपका परिचय बताइए, कहाँ से हो आप? मेरा नाम है परेश कुमार गमेती। मैं मूलतः ग्राम पंचायत सरम और गांव सरम का रहने वाला हूँ। सर बताइए, आप उम्मीदवारी जता रहे हो, आपने टिकट मांगा है, कौन से पार्टी से टिकट मांगे आप? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। कौन सी विधानसभा से? डूंगरपुर विधानसभा से। सर बताइए, आपका परिचय बताइए, आप राजनीति में कब से आए? मैं राजनीति में तो मूल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्या कहते बचपन से ही 98 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था। इसके बाद मैं वनवासी कल्याण परिषद का पूर्व छात्र रहा और वनवासी कल्याण परिषद में रहते हुए एक संगठन की योजना में जो वर्ग करने की एक प्रक्रिया है, उसमें भी मेरा जाना प्रारंभ हुआ। जैसे कि 2000 में मेरा प्राथमिक शिक्षा वर्ग हुआ डूंगरपुर से। इसके बाद इसी क्रम में आगे 2003 में मेरा प्रथम वर्ष कोटा से हुआ। इसी क्रम में 2006 में मेरा द्वितीय वर्ष हुआ चित्तौड़ से। इसी क्रम में 2007 में मेरा घोष वर्ग हुआ उदयपुर से और 2012 में मेरा क्या कहते तृतीय वर्ष हुआ नागपुर से। और इस प्रकार से मेरा ये संगठन में प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इसके पहले जैसे कि 2006 में मैं संघ का विस्तारक निकला। विस्तारक में भी क्रमशः और क्या कहते हैं, पहले रहा मैं रिसेप्टर, इसके बाद सागवाड़ा नगर प्रचारक, सलूम्बर नगर प्रचारक, इस प्रकार का मैं प्रचारक जीवन भी मैंने व्यतीत किया 3-4 साल। और घर वापसी के बाद मैं बिच्छीवाड़ा तहसील का शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, तहसील कार्यवाह तक के दायित्व रहे। इसके बाद मैं जिला टोली में जिला महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व रहा और इस प्रकार से मैं काम करता गया। और संगठन की योजना से मुझे भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में मंडल महामंत्री के पद पे हूँ, कार्य कर रहा हूँ। ये 14 साल मेरा रनिंग है। और शक्ति केंद्र मेवाड़ा का शक्ति केंद्र प्रभारी भी रहा हूँ मैं। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का विधानसभा प्रभारी भी रहा हूँ। और एक दायित्व और है मेरा, नमो वॉलंटियर में विधानसभा का संयोजक हूँ डूंगरपुर का। और इस प्रकार से मैं अनवरत कार्य कर रहा हूँ। और इसके बीच में ही जैसे जैसे मेरे को संगठन ने जो जो दायित्व दिए, इसका मैंने खूबी से वो निर्वहन किया है। और एक बार मैं सरहद को प्रणाम के कार्यक्रम में भी मैं गया था, नेपाल सीमा पे। इसमें भी डूंगरपुर का क्या कहते प्रभारी बना के मेरे को भेजा था। इसके बाद मोहन जी भागवत जी का बेनेश्वर में कार्यक्रम था, उसमें भी मैं इस क्षेत्र से 577 संख्या लेके क्या कहते बेनेश्वर गया था। और मानगढ़ धाम में 200 बाइक रैली लेके भी गया था। इसके पहले भक्त लोगों को भी 2 बसें भर के मैं क्या कहते बेनेश्वर मानगढ़ गया था। इस प्रकार के अनेकों मैंने कार्य किए हैं। और हमेशा समाज के बीच में रहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में मैं रहता हूँ। और हमारे एसटी समाज में जितने भी क्रियावर होते हैं और जो भी जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, सुख दुख कैसे भी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का प्रयत्न करता हूँ और जाता हूँ। और वहाँ भी समाज में हमेशा जिस प्रकार की जो विषय हैं
हमेशा समाज को एक क्या कहते हैं दिशा देने का मैं कार्य करता हूँ। समाज के बीच में भी रहता हूँ, युवाओं के बीच में भी रहता हूँ। युवाओं के लिए मैंने वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी बड़ी बड़ी करवाई है, जिसमें 60 सीटल टीमों ने भाग लिया था ओपन। इस प्रकार के अनेकों मैंने काम किए हैं और संगठन ने जो भी मेरे को दायित्व दिया उसको मैंने व्यवस्थित ढंग से करने का पूरा प्रयत्न किया है और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसके साथ ही जनजाति शिक्षा समिति में भी मैं डूंगरपुर जिले का प्रबंध समिति का क्या कहते सदस्य भी हूँ। ऐसे मैंने अनेक संघ के जितने भी संगठन हैं सभी संगठनों से मेरा जुड़ा रहता है और वनवासी कल्याण परिषद का मैं पूर्व छात्र रहा ही हूँ। वनवासी कल्याण परिषद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ भी जाना पड़ता मैं जाता हूँ। अभी 18 जून को उदयपुर में क्या कहते डिलिस्टिंग का लेके जो एक कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लेके गया था। ऐसे जैसे सबरी कुंभ 2006 में तो उसमें भी मैं गया था, वहाँ क्या कहते प्रबंधक भी मैं रहा। और तो संगठन में जब भी मेरे को जो भी दायित्व दिया, जो भी काम दिया वो मैं हमेशा जाता हूँ और जो भी बैठक में मुझे जहाँ बैठक में मैं क्या कहते अपेक्षित होता हूँ वहाँ मैं उपस्थित होने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से मेरा जीवन है चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो मैं MA पॉलिटिकल से हूँ और साथ में B.Ed भी किया है और एक निजी विद्यालय भी मैं चलाता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में और इस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ। भाई साहब आपने उम्मीदवारी जताई है, दावेदारी जताई है, तो बताइए किस मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? ऐसा है कि दावेदारी क्या वो करने जताने का तो विषय ये है कि भाई सब लोग दावेदारी जता रहे हैं तो मैं भी एक युवा होने के नाते दावेदारी जता रहा हूँ। और मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो मैं विधानसभा में क्या कहते विकास के को लेके मैं लड़ूंगा और आम जनता के बीच में जाऊंगा। इसी क्रम में केंद्र सरकार की जितने भी 52 योजना हैं वो धरातल पर लागू हो उस विषय में भी मैं प्रयत्न करूंगा। जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना हो, किसान निधि की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, इस प्रकार की कई प्रकार की केंद्र सरकार की योजना है जो धरातल पर लागू करने के लिए प्रयत्न करूंगा। और वास्तविक जिस व्यक्ति को जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए निचले धरातल पे वो नहीं मिल पा रहा है तो उसको धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर आपका क्षेत्र डूंगरपुर के लोग बाहर प्लान करते हैं, कोई जाता गुजरात जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई इंदौर जाता है, बाहर जाते हैं। तो आप विधानसभा में जाते हो, आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हो तो पहला आपका मुद्दा इस क्षेत्र के लिए क्या रहेगा? ऐसा है कि हमारे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है गुजरात से सटा हुआ है और हमारे इस क्षेत्र के युवा हो या जो भी लोग जो हैं वो रोज़गार के लिए गुजरात पे वो करते निर्भर करते हैं। गुजरात में जाना पड़ता है उनको और उनकी मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है कि इस विधानसभा में इस डूंगरपुर ज़िले में ऐसे उद्योग क्षेत्र में कोई बड़ी मिल वगैरह नहीं है। जैसे कि एक जो मिल है डूंगरपुर वो भी काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है, इसको वापस चालू कराना। और डूंगरपुर ज़िले में 4-5 ऐसी क्या कहते बड़ी मिलें या उद्योग केंद्र इस क्षेत्र में स्थापित हो जिसमें 5 से 10,000 15,000 लोग इसमें एक साथ में काम कर सकें और इसी डूंगरपुर विधानसभा के ही लोग इसमें काम करें तो उनको रोज़गार मिलेगा। और अगर इस क्षेत्र के युवाओं को अगर अपने खुद के ज़िले में रोज़गार मिलेगा तो वो दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हर कोई युवा ये चाहता है कि हमारे घर पे रहते हुए हम क्या कहते रोज़गार पावें। तो उनको यहाँ रोज़गार मिलेगा तो यहाँ पे रोज़गार भी लेंगे और अपने परिवार को भी संभाल पाएंगे। अब ये होता है कि कोई व्यक्ति गुजरात जाता है या किसी अन्य राज्य में जाता है तो वो पैसा कमाता है लेकिन अपने परिवार को संभाल नहीं पाता है और नहीं संभाल पाने के कारण उनके बच्चे भी शिक्षा में भी आगे नहीं आते, क्योंकि पिताजी अगर घर पे हैं तो बच्चे को ये लगता है कि मेरे पिताजी घर में हैं और मेहनत करके मेरे को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कहते बच्चा भी पढ़ेगा और पिताजी की उसमें रहेगा, देख रेख में रहेगा। तो बच्चे आज अपन इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं हमारे युवा क्या कहते भटक रहे हैं, तो उसका कारण भी कहीं न कहीं एक ये क्या कहते हैं वो आता है रोज़गार का भी इसमें एक ताल्लुक़ रखता है। तो इस क्षेत्र में मैं पूरा प्रयत्न करूँगा और विधानसभा में उठाऊँगा, पुरजोर तरीके से उठाऊँगा
कि हमारे विधानसभा में ऐसे केंद्र स्थापित हो ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके और अपना जीवन यापन कर सके। और दूसरा मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे इस डूंगरपुर क्षेत्र में एक भी ऐसा कोचिंग सेंटर जो नहीं है, क्या कहते ढंग का नहीं है। तो हमारे युवाओं को कोचिंग लेने के लिए या तो जयपुर जाना पड़ेगा, चित्तौड़ जाना, अपने कोटा जाना पड़ेगा, या अन्य जैसे जोधपुर वगैरह क्षेत्र में जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट की ओर से हमारे डूंगरपुर में ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाएं जिसमें सभी परीक्षाओं का वहाँ क्या कहते तैयारी करवाई जाए, तो ताकि हमारे क्षेत्र के युवा इस कोचिंग का लाभ लेवे और गवर्नमेंट जॉब में जाए और अपना जीवन यापन कर सके। उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और विधानसभा में इस विषय को उठाऊंगा। सर, आपका यहाँ काश्तकार ज़्यादा है आपके क्षेत्र में, डूंगरपुर विधानसभा में, बताइए आप किसानों के लिए क्या करोगे? ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र में जो भी किसान है वो खेती पे निर्भर रहते हैं। तो खेती में भी कैसे, जैसे कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो खाद्यान्न पे काम आती है, जैसे मक्का है, गेहूं है, लेकिन उनसे कोई ज़्यादा आमदनी नहीं मिलती। अगर ज़्यादा भी करते तो आमदनी नहीं मिलती। लेकिन अगर हमारे इस क्षेत्र में जैसे कपास की खेती होती है, उसमें क्या होता है कि कपास की खेती करते हैं, लेकिन वो जो कपास देने वाले जो सेठ साहूकार जो सेठ होते हैं वो आते हैं गुजरात से, और उनका बहुत कम पैसा मिलता है। जैसे 1 किलो का जो होता है तो उसमें 500 रुपया 700 रुपया देते हैं, और कभी कभी वो पास फेल का भी रहता है। इसमें अगर फेल हो गया तो पूरी किसान की मेहनत ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो जितने भी कपास कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं राजस्थान सरकार उसमें इस प्रकार का कुछ ऐसा मुद्दा लावे और वो किसानों को खेती करवाए, और वही किसानों से भी लेवे, और ऐसा एक केंद्र स्थापित किया जाए और उचित जो भी दाम बनता है वो किसानों को मिलना चाहिए। दूसरा है कि हमारे इस क्षेत्र में एक मेवाड़ा बांध करके कोरियागुन डैम है, उसकी दोनों तरफ नहरें निकली हुई हैं, लेकिन होता क्या है कि नहरों का समय समय पर क्या कहते हैं कि देखभाल नहीं हो पाती है। नहीं होने का कारण ये भी है कि उस डैम के लिए गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं पर्याप्त, तो इस हिसाब से जिन खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाता है। तो मेरा एक मुद्दा ये रहेगा कि अगर मुझे कहीं मौका मिलता है तो मैं पहली प्राथमिकता दूंगा कि नहरों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था हो, और मेरी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि प्रत्येक खेत तक पानी जाए। उसके लिए मैं ऐसा क्या कहते हैं मास्टर प्लान वो करूँगा तैयार कराऊँगा, तो ताकि प्रत्येक किसान के खेत तक पानी जाए, और जिसको पानी की आवश्यकता है इतना पानी लेवे, इसके बाद इसको क्या कहते हैं वापस बंद कर दिया जाए, किसी अन्य के खेत में पानी जाए। इस प्रकार की एक योजना बना के, और नहर का समय समय पे इसका सफाई अभियान है, इस प्रकार का होगा तो मैं मानता हूं कि किसानों को समय पे पानी भी मिलेगा। अभी आप सब देख रहे हैं कि बांसवाड़ा में एक बढ़िया पानी की सुविधा है, वहाँ बांध है, तो वहाँ के किसान 3 से 4 खेतियाँ करते हैं और उनका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत है। तो अगर इस मेवाड़ा बांध की भी नहरों का सही ढंग से क्या कहते हैं देखभाल हो जाती है और गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि मैं भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार से प्रारंभ करना चाहूँगा कि भैरव सिंह जी की जो सरकार बनी थी उस समय हमारे इस ट्राइबल क्षेत्र में पंचायती राज में 100% आरक्षण की व्यवस्था की, और भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टो था कि ट्राइबल एरिया में आदिवासी समाज का आर्थिक पक्ष मजबूत हो और राजनीतिक क्षेत्र में आगे आवे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने TSP एरिया में 100% पंचायती राज में आरक्षण दिया। तो आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में जितने भी सरपंच बन रहे हैं हमारे ST समाज से बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं वो हमारे ST समाज से बन रहे हैं, जिला प्रमुख जी बन रहे हैं। तो एक अच्छा काम किया। इसके बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जैसे वसुंधरा जी की सरकार बनी हो, तो
ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रकार के काम किए। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आज जहाँ भी सीनियर स्कूल बनी है तो वो जैसे बिल्डिंग बनाने का काम है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पिछले कार्यकाल में क्या कहते हैं रामसा के मंच से जितने भी बिल्डिंगें बनी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहते हैं रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनाए हो, चेक डैम बनाए हो, तो तमाम जैसे हॉस्टल बनाए हो, डैम बनाए हो, तो कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आम जनता को सीधा सीधा फायदा मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ट्राइबल एरिया के लिए विशेष काम करती है। और एक बात तो हमने कभी वो पढ़ा था कि राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय एक विषय रखते थे कि भी मैं यहाँ दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो आम जनता के पास सिर्फ और सिर्फ 15 पैसा जाता है। और मैं बड़ा क्या कहते सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसान निधि में एक बटन दबाते हैं तो प्रत्येक किसान के खाते में साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये सीधा आता है उसके अकाउंट में। और पीएम आवास हो तो सीधा पूरा पैसा काश्तकार के पास में आता है, आम जनता के पास में। और जैसे क्या कहते हैं नरेगा में आप देख लो, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके अकाउंट में सीधा पैसा आता है। पहले क्या होता था कि पूरा पैसा नहीं मिल पाता था, तो एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी सोच सकते हैं। आपने देखा होगा अभी एक कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल के पहले जब प्रधानमंत्री जी ने अकाउंट खोलने का काम किया था तो उसमें लोग हमारे वो करते कि ये अकाउंट खोला कि क्या करेंगे, क्या करें, जी लोग उसमें बैलेंस में करवाए। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने कई महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले और आज जितनी भी योजना हैं जो भी पैसा आता है सीधा आम जनता के अकाउंट में आ जाता है। तो एक कोई पहले पैसे खा जाते थे, क्या कहते भ्रष्टाचार हो रहा था, वो खत्म हो गया। हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे राहत कैंप लगाए जिसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की थी और हमारे पूर्ववर्ती सरकार की जो योजना थी उसका नाम परिवर्तन करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है और लोगों को परेशान करने का काम किया है। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद ही अभी एक खाद्य योजना में उन्होंने कुछ किट बांटे, जैसे हल्दी का पैकेट हो, मिर्ची का हो, नमक का हो, इस प्रकार से। तो वो भी इतना क्या कहते घटिया किस्म का दिया। और मैं मानता हूँ कि हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता को इतना मूर्ख बना रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अगर कुछ देना चाहते हो तो अच्छा देवे, तो ताकि हमारे समाज के हो या अन्य 2400 कौम के जो भी इसके पात्र हैं वो उनसे लेते हैं, तो उसका उपयोग तो कम से कम कर सके। उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, फेंक रहे हैं। दूसरा, अभी एक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के मार्फत से लोगों को मोबाइल देने का काम कर रहे हैं। अरे आपको मोबाइल ही देना था तो आप हर ग्राम पंचायत पे कैंप लगाते, और आपने तो इसमें मोबाइल देने के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को इधर क्या कहते हैं बिल्कुल परेशान कर दिया आपने। कभी बिच्चीवाड़ा लोग जाते हैं, कभी डूंगरपुर जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि आप मोबाइल की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो पूछते हैं, तो वो पता लगता है कि आपके रोजगार गारंटी में 100 दिन पूरे नहीं हुए। इसके बाद बोलते हैं कि आपका कोई भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर पढ़ भी रहा है तो गवर्नमेंट की मान लो स्कूल में पढ़ रहा है या गवर्नमेंट की कॉलेज में कोई बच्ची पढ़ रही है तो उसको मोबाइल देते हैं, या फिर कोई विधवा है तो उसको मोबाइल देते हैं, और वो भी ऑनलाइन किया हो तो इस प्रकार की उन्होंने एक लोगों को क्या कहते गुमराह करने का काम किया है। और अगर उनको मोबाइल लेना था तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे एक क्या कहते लिस्ट बना के सरपंच को या सचिव को दे देते, तो लोग इसको जाके देख लेते वास्तविक इसका नाम है कि नहीं है। अगर नाम होता तो जाते। और मैं एक पूरी विधानसभा में घूमता हूँ, बिच्चीवाड़ा भी गया था, डूंगरपुर में भी गया था। वहाँ जाके मैंने वो स्थिति देखी तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मोबाइल क्या दे रहे हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि कुछ तो महिला ऐसी हैं जो 5-6 महीने का क्या कहते हैं छोटे बालक लेके हैं,
सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, 3-3 दिन हो गए, मोबाइल नहीं मिला। और कल की एक विषय ध्यान में आया, कल तो पूरा दिन लोगों को वहाँ पे बिठा के फिर पता किया कि भाई स्टॉक ही ख़त्म हो गया। तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और राजस्थान की सरकार ने पूरे 5 साल तक कोई काम नहीं किया है। एक ही काम किया है कि हमारी सरकार किस प्रकार से चले 5 साल तक। और आम जनता का विकास तो कहाँ से करते है, उनके घर में ही भी उनका तो ठीक से काम नहीं चल रहा था। गहलोत जी चाह रहे थे कि मैं कैसे भी करके 5 साल निकाल दूँ। सचिन पायलट जी चाह रहे थे कि मैं कैसे भी करके सरकार को गिरा के मैं सीएम बन जाऊँ। इस प्रकार का उनका नाटक चला और नाटक चलते चलते ये पूरा समय निकल गया। आम जनता का बिल्कुल काम नहीं किया है, न तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी के लिए कुछ काम किया, न इधर से सड़कें बनाई हैं, कुछ भी नहीं किया। आज भी आप इस पूरे विधानसभा में आप भी जाके देखो तो रोड बिल्कुल टूट चुके हैं और पानी के जो स्रोत जो भी करने चाहिए थे वो भी नहीं किए। और हमारे विधानसभा में कुछ चेक डैम बनाए उन्होंने बड़े, लेकिन वो भी इतने क्या कहते घटिया किस्म के बनाए तो वहाँ अंदर पानी भी नहीं रह रहा है। तो उसमें करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। और आज भी आप देख रहे हो, हाईवे पे भी जाओ आप, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है बिच्छेवाड़ा क्षेत्र में, तो हाईवे पे जाओ, आए दिन ITO जो क्या कहते हैं ट्रकों वालों से लूटपाट करते हैं, 100-200 रुपये लेते हैं और किसी प्रकार कोई काम नहीं। एक ही काम किया उन्होंने। और हमारे यहाँ के विधायक जी क्या कहते गणेश जी घोगरा, उन्होंने एक ही काम किया उनके पूरे कार्यकाल में। यहाँ से युवाओं को बसों में भर भर के जयपुर, दिल्ली ऐसे क्या कहते हैं बिल्कुल वो उनको जाना ले जाना यही काम किया है। हमारे युवाओं के साथ में उन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और अगर विधायक जी हमारे युवाओं का कुछ हित चाहते तो युवाओं के लिए कुछ करते, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया है, हमारे युवाओं को बसों में भर भर के लेके जाना और वापस छोड़ना। अरे मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर युवाओं का आप हित चाहते हो, युवाओं का सहयोग चाहते हो, तो युवाओं के लिए कुछ योजना लाते। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। और आपके मैनिफेस्टो में था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और युवाओं का सहयोग लिया आपने और आज भी ले रहे हो, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया, एक बड़ा मुद्दा है। और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है, अगर मुझे चुनाव लड़ाती है, तो मैं पहला मुद्दा मैं युवाओं के लिए करूंगा और युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं के लिए अच्छे पढ़ाई के साधन मिले। और मैं एक युवाओं के लिए विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं प्रत्येक पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा, जिसमें हमारे युवा उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें और कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और युवाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान की व्यवस्था कराऊंगा। आज हमारे इस क्षेत्र में खेल मैदान शायद मैं मानता हूँ बहुत कम पंचायतों में है, और खेल मैदान भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा हमारा फिट होगा तो उसका भविष्य भी फिट रहेगा। अगर फिट नहीं रहेगा तो संभव नहीं है। इसलिए युवाओं के लिए खेल मैदान और युवाओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार के साधन, वो भी अपने गांव में, अपने विधानसभा में, क्षेत्र में स्थापित करने की मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और युवाओं को साथ लेके चलूंगा। और युवाओं की जो भी बात होगी किसी भी प्रकार की, अगर विधानसभा में रखने की होगी, मैं पूरे तन मन धन से रखूंगा और व्यवस्थित रहूँगा और युवाओं के साथ में रहूँगा हमेशा। और हमारे क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, उनके आशीर्वाद में रहूँगा, उनके मार्गदर्शन में रहूँगा। और हमारे जो माता बहनें हैं, और माता बहनों में आप देख रहे हो कि माता बहनें बहुत परेशान रहती हैं। आज आप देख रहे हैं हमारी माता बहनों को सुबह जल्दी उठ के घर के काम करने पड़ते हैं। गहलोत सरकार ने एक काम किया है, फ्री लाइट देंगे, लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं कि लाइट 17 बार आती है और 17 बार चली जाती है। और जब महिलाओं को जब काम करने का समय होता है उस समय लाइट रहती नहीं है। जैसे सुबह प्रातः उठती है, उनको पानी भरना पड़ता है, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, बच्चे तैयार करके स्कूल भेजने का समय होता है, लाइट नहीं रहती है। शाम को जब क्या कहते भोजन करने का समय होता है, लाइट नहीं रहती है। रात को जब सोने का समय होता है तो लाइट नहीं रहती है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो समय पर सो नहीं पाएंगे, समय पर काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे महिला हमारे बहुत परेशान रहती है। उसके लिए भी अपन प्रयत्न करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थित लाइट है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में जितने भी युवा हैं,
आप सब देख रहे हैं कि अभी राजस्थान सरकार ने बहुत घोटाले किए और परीक्षाओं में तो आप ये देख लो 17 बार पेपर आउट हुए और हमारा युवा 2 साल से 3 साल से 5 साल से ऐसे मेहनत करता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है कि एग्ज़ाम में बैठूंगा और एग्ज़ाम फाइट करूंगा और मैं वहाँ फाइट करके मैं गवर्नमेंट के जॉब में जाऊंगा। और उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा सपना रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के होशियार बने और गवर्नमेंट के जॉब में जाए। लेकिन आप देख रहे हो 17 बार पेपर आउट हुए और इतना मुझे भी बहुत दुख होता है। और हमारा युवा जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठता है, पेपर देता है, देने के बाद वो खुशी से बाहर निकलता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा और मैं इस बार 100% मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और जॉब में लग जाऊंगा। लेकिन घर आते आते इसको पता लगता है, ध्यान में आता है कि हमारा पेपर ही आउट हो गया। तो आप उस समय सोच सकते हो कि हमारे युवा के साथ में क्या बीतती होगी, उसके माता पिता के साथ में क्या बीतती होगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ये इस प्रकार का उन्होंने 5 साल पूरे कर दिए हैं। अभी भी हमारे युवा को गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में ये रहेगा, वो रहेगा। लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर वापस भी ये हमारी इस जनता को गुमराह करने की कोशिश करें तो मैं हमारे सभी वोटर को, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, बड़े बुजुर्ग, सबसे आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और राजस्थान में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और हमारे विधानसभा डूंगरपुर का भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के वहां जावे और अपने इस क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाएं और उनको सब काम कराने की पूरी कोशिश करें, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या है कि निगम की बसें नहीं चलना। अभी ये जो वर्तमान सरकार से पहले हमारे क्षेत्र में 2 बसें चलती थी, उनको भी बंद कर दिया। और डूंगरपुर विधानसभा में जैसे पालीसोरा गेट की तरफ भी एक बस चलती थी, वो भी बंद कर दी। मेवाड़ा हिम्मतपुर बस चलती, वो भी बंद कर दी। और इस क्षेत्र में जितनी भी बसें चलती सब बंद कर दी। और बसें प्रारंभ करने के लिए युवाओं ने कई धरने प्रदर्शन भी किए और विधायक जी से भी मिले, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और एक बार मैंने कहीं सोशल मीडिया में भी देखा था कि विधायक जी परिवहन मंत्री से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे विधायक जी सरकार के एक हिस्सा होने के बावजूद भी वो बस प्रारंभ नहीं करा पाए। और इसका एक कारण ये भी है कि हमारे विधायक जी को भी कई बार क्या कहते धरना प्रदर्शन भी करने पड़े सरकार के खिलाफ, सरकार का एक अंग होते हुए। तो मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस सरकार तो ये धरना प्रदर्शन, और ख़ास बात तो ये है, क्या कहते मज़े की बात तो ये है कि उनके ही मंत्री आरोप वो लगा रहे सरकार के खिलाफ। अभी एक लाल डायरी का एक किस्सा आया था, राजेंद्र जी गुड्डा, उन्होंने विधानसभा में लाल डायरी का एक लेके गए थे, बहुत क्या कहते जरूरी मुद्दा हो गया था। अभी कल परसों फिर अशोक जी साधना, उनके खेल मंत्री हैं, वो भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि उनके विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, उनके मंत्री के काम नहीं हो रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि आम जनता के कहाँ काम होंगे, संभव ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके जो सोशल मीडिया और फेसबुक पे जो भी आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो हम जो कह रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारी बुराई कर, लेकिन हम जो वास्तविकता है वो कह रहे हैं कि जिस सरकार में विधायक हो, जो मंत्री हो, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं के छोड़ो, संभव ही नहीं कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, आम जनता की सुनी जाएगी। तो यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और वोट किस प्रकार से ले। और मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप में एक परिपाटी है कि हम कांग्रेस के हैं वो है, लेकिन देखो वास्तविकता क्या है, क्या कहाँ विकास हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास हुआ इतना शायद मैं मानता हूँ कि कभी किसी भी सरकार ने नहीं किया होगा। केंद्र सरकार की योजना देख लो, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार की योजना देख लो, और उन्होंने तो सिर्फ योजना का परिवर्तन करके अपना नाम रोशन करने का ही काम किया है। और ये कांग्रेस सरकार 5 साल तक गुमराह करते करते उन्होंने पूरा समय निकाल दिया। सर हम बैठे हुए ये कौन सा क्षेत्र है? ये डूंगरपुर जिले का पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा के ग्राम पंचायत सरम में आप यहाँ पधारे हैं। मैं ग्राम पंचायत सरम का रहने वाला हूँ और डूंगरपुर से 40 किलोमीटर दूर है।
और हमारा क्षेत्र गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है और इस प्रकार का इसका भौगोलिक एक वास्तुस्थिति है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे संघ में कार्य करते हुए 25 साल हो गए। मैं संघ का स्वयंसेवक 98 से बना था, तब से लगा कि आज तक मैं अनवरत विभिन्न कई प्रकार के पदों पे रहा हूँ। और मैं वरिष्ठ जनों से आग्रह करना चाहूँगा, परम आदरणीय मोदी जी से, JP नड्डा जी से, अमित शाह जी से, नितिन गडकरी जी से, राजनाथ जी से और तमाम वरिष्ठ जनों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका दे। और मैं आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं आपके जो भी काम हैं आम जनता के लायक, वो मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, आम जनता के बीच में रहता हूँ, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो और 36 कौम के जितने भी हमारे समाज हैं सभी के बीच में मैं रहता हूँ, जाता हूँ और सभी के सुख दुख को मैं सच्ची भाली भांति समझता हूँ। तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए काम करूँगा और हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा। और अगर मुझे वरिष्ठ जन मुझे विश्वास करते हैं तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही हमारे प्रदेश स्तर के जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, CP जोशी साहब हो, चंद्रशेखर जी वैशाब हो या राजस्थान के प्रभारी हो, और सभी से मैं वरिष्ठ जनों से आग्रह करना चाहूँगा। साथ ही हमारे कैक जिले के वरिष्ठ जनों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे प्रभु जी पंड्या जी हो, मान्य सुशील जी कटारा साहब हो और जितने भी वरिष्ठ जन हैं, पूर्व कैक जिलाध्यक्ष जी हो, महामंत्री जी हो और निचले स्तर से बूथ स्तर तक के भी कार्यकर्ता हैं, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका दें तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा और आपके बीच में रहूँगा, आपके मार्गदर्शन में रहूँगा और आप जिस प्रकार से मुझे बताएंगे उस हित में मैं काम करूँगा और संगठन को सर्वोपरि मानते हुए मैं काम करूँगा, संगठन के हित में काम करूँगा, कार्यकर्ताओं के हित में काम करूँगा और सबको साथ में लेकर चलूँगा, सभी 3600 कौम को साथ में लेकर चलूँगा। और साथ ही मैं किसी प्रकार के आपके विश्वास पे खड़ा नहीं उतरू ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा और आपके बीच में रहूँगा और आपका छोटा भाई मानो या जो भी मानो मुझे, क्योंकि मैं आप उम्र में बहुत छोटा हूँ और मैं भी यही भी मानता हूँ कि मेरे डूंगरपुर विधानसभा में जितने भी मेरे भाई सभी वो दावेदारी कर रहे हैं सबसे छोटा मैं ही हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सबके सहयोग से, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, आप सबके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे संघ में रहने का मौका मिला, संगठन में दायित्व भी मुझे मिले, प्रचारक भी रहा, 33 वर्ष भी किया और ये सब आप सबके आशीर्वाद से हुआ, साधु संतों के आशीर्वाद से मैं जो भी हूँ मैं हूँ। और मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या धन्यवाद दूंगा वनवासी कल्याण परिषद का, क्योंकि वनवासी कल्याण परिषद ने मुझे बचपन से ही आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे साथ में रखा और सबसे पहला हक बनता है तो वनवासी कल्याण परिषद का बनता है, क्योंकि अगर मैं वनवासी कल्याण परिषद के हॉस्टल छात्रावास में नहीं जाता तो शायद मैं मानता हूं कि मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। साथ ही मैं हमारे क्या कहते राजस्थान के वरिष्ठ जनों से अपील करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय क्या वसुंधरा जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, CP जोशी साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा कि छत्तीस जी पुनिया जी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौर, गजेंद्र सिंह जी, इन तमाम नेताओं को से भी आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका दें। और साथ ही हमारे डूंगरपुर जिले के जिलाध्यक्ष जी प्रभु जी पंड्या साहब और हमारे डूंगरपुर के क्या वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील जी से भी आग्रह करना चाहूँगा। हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकप्रिय सांसद कनकमल जी कटारा साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा। और साथ ही हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष वेलजी भाई पाटीदार हो, हरीश जी पाटीदार, गुरु प्रसाद जी पटेल, क्या गजेंद्र सिंह जी सोहान
तमामी यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे 500 मंडल अध्यक्ष से भी अपील करना चाहूँगा, हमारे जितने भी संगठन के वरिष्ठ नेतागण हैं और हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथ में रहने वाले सभी तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका दें और मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं डूंगरपुर विधानसभा के आम जनता से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। मैं किसी का छोटा भाई हो सकता हूँ, किसी का बेटा हो सकता हूँ, किसी का पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन मैं आप सबके बीच में रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हूँ और इधर से भक्ति लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ और हर समाज से मेरा जुड़ाव रहता है। 3600 कौम में मैं उठना बैठना होता है, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, दो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा और आप सबका मुझे पूरा क्या विश्वास के साथ मुझे सहयोग करें, तो मैं आपके सहयोग पे खरा उतरूँगा और उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और हमेशा आपके बीच में रहूँगा। और आपको मैं बताना चाहूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करूँगा और आपके बीच में ही रहूँगा। मैं एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि कम समय में आपने 50 लाख तक पहुँचना हुआ आपका और अभी आपके 6 साल पूरे हो रहे हैं और कम समय में आप वहां तक पहुंचे, इसलिए मैं एकता समाचार की पूरी टीम और ख़ास करके क्या कहते हैं राजू भाई बर्तनवाला जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आप वहाँ से डूंगरपुर से इतने दूर हमारे ग्राम पंचायत में पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी दूंगा। 50 लाख क्या और उससे भी आगे आप उन्नति करें और मैं डूंगरपुर विधानसभा की ओर से आपका पूरा वो कट्टा धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।